चलो बच्चों सेटल डाउन हो जाओ जल्दी से। आज तो नया नया चैप्टर चालू करना है। तो अपना काइनेमेटिक्स वाला पोर्शन हो गया फिनिश। काइनेमेटिक्स के बाद वाला जो पोर्शन है इसके अंदर अब हम लोग डायनेमिक्स में एंट्री मार रहे हैं। डायनेमिक्स समझते हो ना भाई? जब काइनेमेटिक्स शुरू हुआ था तो आप लोगों को कुछ ऐसा बताया गया था, याद करो बचपन की वो बात। याद है? मैं याद दिला देता हूं। मैकेनिक्स जो होता है इसका एक पार्ट तो कौन सा था बेटा? और दूसरा पार्ट कौन सा था? हाँ, तो आज ये जो दूसरा पार्ट है ना डायनामिक्स वाला, इस वाले पार्ट की बात होगी। भाई काइनेमेटिक्स में तो अपनी क्या याददाश्त गई हुई रहती है, इसके अंदर अपन खाली कॉज की बात पढ़ते हैं, या ऐसा बोलो कि इफेक्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा काइनेमेटिक्स में? सिर्फ इफेक्ट, मतलब कोई चीज हो रही है, होती जा रही है, हमें पता नहीं क्यों हो रही है, बस हम लोग कोई काम है वो किए जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये नहीं पता कि डॉक्टर बनने के लिए कर रहे हैं। जो एग्जाम दिलवाओगे वो कर लेंगे सर हम तो, समझ गए ना? और डायनेमिक्स में क्या रहता है? कॉज के साथ साथ इफेक्ट भी। इसमें पता है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो तुम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो? डॉक्टर बनने के लिए, सिंपल। अब तुम्हें पता लग गया। अब तुम उस पार्ट पर जा रहे हो जिसमें आपको ये वाली बात पता लगेगी कि अगर कुछ हो रहा था तो उसके पीछे कारण क्या था। पहले अपन ने पढ़ा एक्सेलरेशन के बारे में, बोलो जाना था? एक्सेलरेशन क्यों आता है? कोई रखी हुई बॉडी क्यों चलने लगती है, या कोई चलती हुई बॉडी क्यों रेस्ट पर आ जाती है? क्या उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे? वो कारण क्या थे, उन कारणों के बारे में जानेंगे। तो पूरी जो कहानी है ना काइनेमेटिक्स की वो चेंज हो जाएगी। इक्वेशंस वगैरह सबकी वैलिडिटी रहेगी, पर कब? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अदरवाइज उस इक्वेशन की वैलिडिटी नहीं रहेगी। ये बात तो सब लोग जानते हो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तभी हम लोग इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए आज की जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके साथ में बेटा? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जिसे प्यार से हमने क्या नाम दे रखा है? हाँ, सोच के देखो कि इसमें तुम्हारे मास्टर का नाम भी आता है। आता है कि नहीं? हाँ, नहीं कुछ हटाना नहीं है, सब रखना है। हाँ हाँ, हटाना क्यों है भाई? है ना? तो एनएलएम जो है, नाम सुन के ही पता लगता है कि न्यूटनवा मौजूद है यहाँ पे, और न्यूटन की पूरी इज्जत करनी पड़ेगी। और इसीलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मन में एक बार न्यूटन बाबा के हाथ जोड़ लो। जय न्यूटन वाय नमः। हमें इस चैप्टर को पढ़ने में मदद करना, एनएलएम का सेकंड लॉ लगाने में दिक्कत ना हो। अरे आंखें बंद करो, नहीं तो सब बाहर आ जाएगा जो पड़ा हुआ है। आंखें बंद करके याद करो, न्यूटन बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ, तो अपने मन में बहुत अच्छे से याद करके न्यूटन को धन्यवाद कहो कि तुमने लॉज ऑफ मोशन बनाए। जल्दी से बैठ जाए यार। और लॉज ऑफ मोशन बनाने के बाद में हमको इस लायक बनाया कि अब हम लोग उनको पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो वो अपने लायक ही बना लेता तो खुद ही पढ़ के खुश हो जाता, पर हम पढ़ पा रहे हैं, ये ज्यादा खुशी की बात है। एनएलएम, तो एनएलएम के अंदर बात किसकी होनी चाहिए भाई? फोर्स। किसकी बात होनी चाहिए? फोर्स नाम की चिड़िया जो है आखिर है क्या? डिफाइन कैसे करते हैं फोर्स? तुमने बचपन में किया था सबसे बढ़िया डेफिनेशन, पुश और पुल फोर्स इज अ, दरवाजे पे लिखा रहता है ना, पुश पुल। वो फोर्स की डेफिनेशन लिखी रहती है हर दरवाजे पे। क्या लिखी रहती है? पुश, या तो धक्का मारो या अपनी तरफ खींचो। पुश और पुल, फोर्स इज अ पुश और पुल, सिंपल। यही फोर्स होता है, समझ गए? अब ये डिपेंड करेगा कि हम लोग फोर्स किस पोजीशन पर लगा रहे हैं, किस पॉइंट पर लगा रहे हैं। पर अभी हमारे इस चैप्टर के अंदर हमको पॉइंट से कोई लेना देना
क्योंकि वैसे अपने को पता है नॉर्मली कि अगर मैं इसमें यहां फोर्स लगाऊंगा तो अलग चीजें होंगी, यहां लगाऊंगा तो अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, यहां अलग, बोलो होगा कि नहीं? मेरी बॉडी पे अगर कोई मेरे को पैर पे आके फोर्स लगाएगा तो अलग चीजें होंगी, कोई सर पे फोर्स लगाएगा तो अलग होगी, कोई यहां फोर्स लगाएगा तो अलग होगी, मैं अलग अलग तरीके से गिरूंगा, यस और नो? तो ये जो मेरा गिरना होगा अलग अलग तरीके से, इसका कारण क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अरे बोलना, इसका कारण क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पर हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की यहां पर बात बिल्कुल नहीं करते, हम यहां पर बस ये बात करते हैं कि फोर्स लग रही है, कहां लग रही है इससे हमें कोई लेना देना। और इन सब चीजों को समझाने के लिए न्यूटन साहब ने सिंपल सिंपल से 3 लॉज दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ आप लोगों को बताता है कि आपकी बॉडी जो है उसके ऊपर फोर्स लगाने पर क्या क्या हो सकता है। सेकंड लॉ फोर्स का मेजरमेंट करता है, सेकंड लॉ क्या करता है बेटा? फोर्स का मेजरमेंट करता है। और थर्ड लॉ उस फोर्स को एनालाइज करता है कि जो फोर्सेस हैं आखिर किस तरह की हैं, किस बॉडी के ऊपर लग रही है, और अगर इस बॉडी पे लग रही है तो दूसरी बॉडी के ऊपर कितनी लग रही होगी। तो ऐसे 3 जो अलग अलग लॉज हैं, ये सारे के सारे लॉज अगर हम लोग इंडिपेंडेंट कर दें तो हमें समझ नहीं आ सकते। तीनों लॉज आपस में कैसे हैं बेटा? इंटर रिलेटेड हैं, और आपको समझना इन्हें जरूरी है। तो सबसे पहले कौन से लॉ की बात होगी? फर्स्ट लॉ, सबसे आसान सबसे सरल, फर्स्ट लॉ। आजा आजा, इसको बेटा प्यार से हम लोग और क्या बोलते हैं, बोलो? लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया नाम की चिड़िया क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया स्टेट होती है। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट मोशन, चेंज इन स्टेट, मतलब मोशन को अपोज करना नहीं बोलेंगे, सुनो मेरी बात। इनर्शिया असल में मास है। इनर्शिया असल में क्या है? अपन इमेजिन करो जिस आदमी के पास में ज्यादा इनर्शिया है, क्या उसे मूव कराना उतना ही मुश्किल है? और जो एकदम पतला दुबला सा आदमी है उसे मूव कराना उतना ही आसान है, यस और नो? तो इनर्शिया इज बेसिकली मेजर ऑफ मास। अगर ये बॉडी चल रही होगी जिसके पास बहुत सारा इनर्शिया होगा, ध्यान से सुनना ये सब बात, ये सब बातें काम आती हैं जब एसर्शन रीजन के अंदर दिमाग अप्लाई करना होता है। ये जो मैं बातें बोलता हूं ना ऐसे ही नहीं बोलता, ध्यान से सुना करो, आपस में बतियाने लगते हो उस समय। ज्यादा इनर्शिया मतलब ज्यादा मास, ज्यादा इनर्शिया मतलब कम कम इनर्शिया मतलब, अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक बच्चा है, उसकी साइकिल के ऊपर 100 किलो का आदमी बैठा है, और वो बच्चा बेचारा पैडल मार रहा है, उसे ज्यादा दिक्कत आएगी कम दिक्कत आएगी? ये तो डिपेंड करेगा दूसरा आदमी कितने का है। ज्यादा कम कैसे बोल दिया तुमने? अभी तो एक ही आदमी बिठाया ना मैंने। अरे तो होता रहे बच्चा, साइकिल पहले से चल रही थी, अब बोल इंजन लगाता साइकिल में। तो कंडीशनल है, दो लोगों को कंपेयर करो तब ज्यादा और कम बोलना। तो मैंने अभी बस एक आदमी दिया 100 किलो का, दूसरा तो दिया ही नहीं, तो तुमने ज्यादा दिक्कत कैसे बोल दी? क्या पता दूसरा 500 का दे देता, है ना? ऐसे नहीं टूटती साइकिल, तुम बैठे नहीं मतलब। एटलस गोल्ड लाइन सुपर थी हमारे पास, है ना? हाँ, वो एकदम अंबुजा सीमेंट के जैसी होती है, टूटती नहीं है। वो आती है ना ऐसे मुड़े हैंडल वाली, गांव वाली साइकिल एकदम। हाँ, तो मैं जो बता रहा हूं उस बात को समझ लो। अरे सुनो तो सही, एग्जाम्पल समझो। तो एक था आदमी 100 किलो का, एक था आदमी 50 किलो का, बच्चे को दोनों को बिठाकर ले जाना था। बच्चे को ज्यादा दिक्कत किस में आएगी? 100 वाले में। अब तो बोल सकते हो, एक 50 का भी था और एक 100 का भी था, तो बच्चे को ज्यादा दिक्कत किस में आई? 100 वाले में ज्यादा दिक्कत आई। इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? 50 वाले में कम दिक्कत आई। अब ये 100 वाला चलता हुआ आ रहा था, और एक बच्चे को उसे रोकना था, और एक 50 वाला चलता हुआ आ रहा था, उसको रोकना था। ज्यादा दिक्कत किस में आएगी? कैसी बातें कर रहे हो यार? दिमाग बेचकर आ गए क्या सुबह सुबह? सर भगवान जब बांट रहा था दिमाग तो छलनी लेके खड़े थे, कटोरा तो था हाथ में पर उसमें नीचे छेद थे सारे। छलनी थी छलनी सर, अकल सारी निकल गई और बेवकूफी रह गई, बावड़े कहीं के। 50 वाले में अगर चलता हुआ आ रहा है बच्चा, एक 100 किलो का आदमी लेके, एक 50 किलो का आदमी लेके, रोकना किसको आसान है और किसको मुश्किल है? और चलाना किसको आसान है और रोकना किसको मुश्किल है? हाँ सही तो है,
चलाना किसको मुश्किल है, रोकना किसको मुश्किल है, आसान किसमें है, दोनों केस 50 वाले आसान हैं। समझ में आती है बात। तो इनर्शिया इज बेसिकली मेजर ऑफ मास। इनर्शिया जो है, जो अपन लोग लॉ ऑफ इनर्शिया इनर्शिया बोलते रहते हैं, इसके अंदर इनर्शिया इज अ मेजर ऑफ मास। फिर अपन उसको और अच्छी अच्छी किताबों के अंदर देखते हैं तो समझ में आता है असल में इनर्शिया मास ही होता है। असल में इनर्शिया क्या होता है, मास ही होता है। जिसका ज्यादा मास उसका ज्यादा इनर्शिया, जिसका कम मास उसका कम इनर्शिया। वो छोटी मोटी किताबों में अपन लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज, इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन द कंडीशन ऑफ मोशन और द स्टेट ऑफ रेस्ट। समझ गए। तो बेसिकली वो डिफाइन करने के अलग अलग तरीके निकाल लिए लोगों ने, पर हमें ये समझना है कि आखिर इनर्शिया है क्या। और ये इनर्शिया 3 तरह का होता है। कितनी तरह का, 3 तरह का होता है इनर्शिया। इनर्शिया होता है बेटा आप लोगों का एक, कौन कौन सा बोलो, हैं पता है किसी को, इनर्शिया ऑफ, वेरी गुड, एक तो मोशन वाला हो गया, एक कौन सा हो गया बेटा, रेस्ट वाला हो गया, और तीसरा डायरेक्शन वाला हो गया। बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ है तुमने, यही तो पढ़ा है सर। ठीक है, 3 तरह का इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मोशन के अंदर क्या है, आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, गाड़ी चलती है, अपन गाड़ी में बैठे हैं, अपन भी चलता है। अरे बोलो भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन, सिंपल सी बात, ध्यान दिया कभी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बैठे हो ना अभी इस बिल्डिंग में, बिल्डिंग चल रही है, नहीं चल रही तो तुम भी रेस्ट पे हो, है ना। गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी भी रुकी हुई है, ब्रेक मार दिया, गाड़ी रुक गई, तुम भी रुक गए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यस और नो। डायरेक्शन, गाड़ी के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे, तेरे रिस्पेक्ट में थोड़ी है, तू तो बाहर था ना गाड़ी के। हाँ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, गाड़ी अगर मान लो ऐसे मुड़ी, गाड़ी अगर मान लो ऐसे, तो अपन गाड़ी के साथ ऐसे मुड़ते हैं, कभी नोटिस किया हो। हाँ, और अपन कब मुड़ते हैं, पहले तो अपन सीधे ही जाना चाहते हैं। अपन जब गाड़ी मुड़ रही होती है तो अपन मुड़ तो जाते हैं, पर एक बार तो इधर उधर जाते हैं ना। इधर मुड़ती है तो इधर फेंकते हैं, और इधर मुड़ती है तो इधर फेंकते हैं। फेंकते हो क्या नहीं। एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, बहुत तेज कोई मोड़ दे तो गाड़ी से बाहर भी निकल सकते हैं। दरवाजा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, है ना, दरवाजा लगाए तो कैसे गिरोगे। तो यही तो गाड़ी की खास बात है। पर हाँ, बाइक के ऊपर गिर जाते हैं बेटा लोग। बहुत जोर से मोड़ो बाइक को, लेट क्यों आए बेटा, आजा आजा, गाड़ी से फिक गया था। तो हमारे पास ऐसे 3 तरह के इनर्शिया होते हैं। जैसे तुमने नोटिस किया होगा, अपन टायर होता है अपनी साइकिल में, जिन बच्चों की साइकिल में पीछे मडगार्ड नहीं होता, मडगार्ड, समझ गया ना मडगार्ड। तो मडगार्ड जिनमें नहीं होता है, जिन साइकिल्स के अंदर, वो लोग जब बारिश में साइकिल चलाते हैं तो पीछे की शर्ट गंदी हो जाती है। नोटिस किया है, वो पीछे की शर्ट क्यों गंदी हो जाती है, क्योंकि ये टायर जो ऐसे घूम रहा होता है ना आपका, इस टायर में है ना ऐसे कीचड़ जमा हो जाता है। अब यहां वाला जो कीचड़ है ना, नीचे वाला कीचड़, ये नीचे वाला कीचड़ तो ऐसे निकल के जाता है, यूं फैलता है दूसरों पे, समझे। और जो कीचड़ बेचारा यहां तक पहुंच जाता है, वो जाता है तुम्हारे ऊपर, प्रोजेक्टाइल करता हुआ तुम्हारी शर्ट पीछे से गंदी कर देता है। मुझे बचपन में समझ नहीं आता था मेरी शर्ट क्यों गंदी हो गई, और मैंने स्टाइल मारने के लिए है ना मडगार्ड हटा लिया था। उस समय बिना मडगार्ड की साइकिल नहीं आती थी हमारे टाइम पे, ये बाद में जो है ना बिना मडगार्ड की साइकिलें आने लगी। हम मतलब बिना मडगार्ड, समझ गए ना, वो पीछे वो जो कवर होता है टायर पे, वो आजकल तो इतने इतने से मडगार्ड आते हैं, वो प्लास्टिक से डर डर, देखे ना तुमने मडगार्ड। तो ये एक साइकिल का टायर है, तो पीछे ये जो यहाँ पर जो कीचड़ लगा हुआ होता है तुम्हारे ऊपर आता है सीधे जहां तुम बैठे हो, ये समझ रहे हो। अरे आगे भी है भाई। इमेजिन कर ले अब, है ना, बन तो गई, और क्या बच्चे की जान लेगा। बस कोई बात नहीं, हाँ ऐसी होती है।
तो ये जो पीछे वाला टायर है ना, इससे आपकी पीठ गंदी हो जाती है। आई बात समझ? तो साफ साफ दिख रहा है ना कि भाई ये वाली बूंद अगर यहां से छूट रही है तो ये उसी वेलोसिटी के साथ में छूट गई जितनी यहां पर इसको वेलोसिटी मिली होगी किसी एंगल पे, प्रोजेक्टाइल करते हुए पीछे आके पीठ को गंदा कर देते। तो ये सब इनर्शिया के कारण ही हो रहा है। वो बेचारी टिक नहीं पाई वहां पे, फ्रिक्शन के कारण छूट गई, फ्रिक्शन के कारण छूटी तो तुम्हारे ऊपर आके गिरी, क्योंकि उसमें क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, चलना तो जरूरी है पर टिक नहीं पा रही। चलना तो जरूरी है पर टिक, और डायरेक्शन का भी क्यों था, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो उसको असाइंड था, इस जगह पर छूटी तो टेंजेंशियली निकल गई। कैसे निकल गई बेटा? तो ये सब चीजें इनर्शिया का पार्ट है, और इनर्शिया इज एक्चुअली द मेजर ऑफ व्हाट, मास। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट आया वो हम लोग लिख लेते हैं, जल्दी से लिखो। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट लिखेंगे, अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन, a body in a state of rest or in motion, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन की बात चल रही है, और इन मोशन ब्रैकेट में यूनिफॉर्म, कंटिन्यूज टू स्टे इन द सेम स्टेट, कंटिन्यूज टू स्टे, कंटिन्यूज टू स्टे इन द सेम स्टेट, continues to stay in the same state until and unless, until and unless, until and unless का शॉर्ट होता है यू एन यू, ऐसे लिख लिया करो यू एन यू, until and unless an external, until and unless an external unbalanced force is applied to it, an external unbalanced force is applied to it, an external unbalanced force is applied to it। बात समझ में आती है? देखो बहुत सारी किताबों में आपको सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा एक्सटर्नल फोर्स, गलत है। एक्सटर्नल तो हो, साथ में कैसी हो, अनबैलेंस्ड भी हो। अभी मान लो इधर से भी 100 कोई लगा दे, इधर से भी 100 कोई लगा दे, तो नेट तो जीरो आ जाएगा ना। एक्सटर्नल तो लगा दिया, आपने कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही स्टेट चेंज हो जाती है, पर ऐसे में चेंज होगी नहीं, होगी ना भाई। तो इसीलिए आप लोगों को ये बात समझनी होती है कि एक्सटर्नल तो हो और साथ में कैसी हो, अनबैलेंस्ड भी हो। क्या ये बातें क्लियर है? 100%। ये लिख लिया आपने इनर्शिया के बारे में, लिख लिया 3 तरह का इनर्शिया होता है। असल में मास क्या होता है? वैसे मास को कैसे डिफाइन करते थे बचपन में? अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या होता है बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। समझ गए ना? वहीं से हम लोगों ने क्या बोला, ज्यादा मास तो ज्यादा इनर्शिया। और इनर्शिया किस चीज को रेजिस्ट करता है? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को। तो एक स्टार बना के लिख लो, इनर्शिया रेजिस्ट्स, इनर्शिया रेजिस्ट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन of any body. Inertia resists state of motion or rest of any body. जैसी बॉडी होगी उसके हिसाब से इनर्शिया की जो कंडीशंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि मास अगर ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास अगर कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं ना तो उससे समझ में आ जाता है, इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं? जड़त्व, जड़त्व, जड़त्व। जड़त्व का क्या मतलब हुआ? कितनी जोरदार तरीके से आप लोग जमीन से जुड़े हुए हो, जड़त्व है ना। तो जड़त्व से एकदम फील आती है कि आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर जड़त्व ज्यादा होगा, यानी इनर्शिया ज्यादा होगा। समझ पा रहे हो? इसकी हिंदी टर्मिनोलॉजी बहुत सुंदर होती है, तो अपन लोग पढ़ते नहीं है हिंदी में, अदरवाइज हिंदी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कुछ समझ नहीं आता उसमें। अपना पढ़ा हुआ नहीं होता ना, न्यूटन का पहला नियम, जड़त्व का नियम, इसको बोलूं मैं द्रव्यमान, 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 द्रव्यमान,
ना हनुमान ना शक्तिमान, द्रव्यमान। मतलब ऐसे ही होती है हिंदी तो बहुत। इनर्शिया को ही तो जड़त्व बोलते हैं। कितना अच्छे से जमीन से जुड़े हुए हो, तो अपनी जमीन को भूलना नहीं चाहिए। ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो आगे बढ़े। हेडिंग डालिए मोमेंटम। हेडिंग डालेंगे क्या? मोमेंटम। ठीक है। मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हो? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सिंपल। तो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पी से रिप्रेजेंट करते हैं मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब कोई भी बॉडी किसी v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही होती है तो उसके पास में मोमेंटम होता है। केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हो। कोई डायमेंशन लिखवाना चाहे तो बोलो mlt -1। कोई शक? वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर। डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलो वेलोसिटी की डायरेक्शन में। प्रोडक्ट ऑफ, अरे एंड लिख दिया मैंने ऑफ की जगह। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी साथ, तो मोमेंटम आपके साथ। ज्यादा मास वाले का मोमेंटम भी ज्यादा होना चाहिए। अगर दो बॉडीज की वेलोसिटी सेम है तो, जल्दी बोलो। ज्यादा मास वाले का मोमेंटम भी ज्यादा होना चाहिए अगर दो बॉडीज की वेलोसिटीज भी क्या है बेटा? सेम है तो। ये क्या हुआ? सिंपल सिंपल सी बात है मोमेंटम के बारे में। जब जब मोमेंट मास और वेलोसिटी साथ लोगे तो मोमेंटम की बात करो, है ना? अब तुम खुद ही बताओ, मैं अगर मान लो 80 किलो का हूं और मैं 100 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं। मैं 80 किलो का हूं और 100 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूं, और ये भाई साहब मान लो 40 किलो के हैं और 100 से भाग रहे हैं, तो मेरा मोमेंटम ज्यादा है इसका? ऑब्वियस है। तो मास और वेलोसिटी जब साथ लूंगा तो मोमेंटम की बात होगी। अच्छा, मास कांस्टेंट है तो क्या बेटा सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो सकती है? और इसी वेलोसिटी में चेंज को जब हम लोग पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम लोग न्यूटन का दूसरा नियम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? न्यूटन का दूसरा नियम। क्योंकि मोमेंटम में चेंज कब आ सकता है? जब आप लोग किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। समझ रहे हो? है ना? तो एक स्टार बना के लिखो जल्दी से। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड velocity, and we are concerned with change in momentum, and we are concerned with change in momentum। हम असल में किससे कंसर्न होते हैं बेटा? चेंज इन मोमेंटम से। ठीक है, बात समझ आ गई जो बोल रहा हूं? मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट मोमेंटम है, और हमारा लेना देना किससे है? चेंज इन मोमेंटम से, कि मोमेंटम में चेंज कितना आता है। तो आइए देखते हैं कैसे इसके चेंजेस को कैलकुलेट किया जाता है। आ जाओ। ये हमारे पास में गाड़ी है। गाड़ी मान लेते हैं 2000 किलो की है और जा रही थी लेट से 10 मीटर पर सेकंड से। थोड़ी देर के बाद हमने क्या पाया? हमारी जो गाड़ी है वही गाड़ी जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। डेल्टा पी निकालना है। क्या निकालना था बेटा? सेम गाड़ी है, यही वाली गाड़ी की ये कंडीशन है। दिस इज कंडीशन एट टी इक्वल्स टू 0, दिस इज द कंडीशन एट टी इक्वल्स टू टी। डेल्टा पी 5। कैसी बातें कर रहे हो भाई? हम माइनस करना है, वाह बहुत बढ़िया, क्या बात बताइए। कैलकुलेट नहीं कर सकते तो करो ना कॉपी में, देख क्या रहे हो?
डेल्टा पी का मतलब होता है बेटा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, समझते हो ना? तो फाइनल वाला कैसे लिखोगे, ये होगा फाइनल, तो फाइनल क्या आएगा बताओ, व्हाट विल बी पी फाइनल, 2000 इंटू 5, बोलो कितना आ गया, 10,000 केजी मीटर पर सेकेंड, सही। इनिशियल वाला बोलो 20,000 केजी मीटर पर सेकेंड, यूनिट यूनिट सही लिखा करो। डेल्टा पी की वैल्यू बोलो 10,000 माइनस 20,000, दोनों की डायरेक्शन तो एक ही है ना आगे को, अगर दोनों लिखोगे तो आई कैप में लिखोगे या जे कैप में लिखोगे, आई कैप में, यस और नो। अगर मैं वेक्टर साइन लगा दूं तो ये भी आई कैप और ये भी किसमें बेटा, आई कैप, यस और नो, सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -10,000 आई कैप। क्यों, इसके अंदर क्या बातें कर रहे हो आपस में, कहां 1 लाख हो गया, किधर हो गया 1 लाख, क्या बोल रहे थे, कहां हो गया था 1 लाख, हाँ, आंखें टेस्ट कराओ। और तू कितने साल का हो गया, हाँ 25, अच्छा 28 बोल रहा है, मैंने कम सुन लिया। एडल्ट हो गया तू आज, है 18 मतलब एडल्ट ही तो होता है। ये एडल्टहुड को 18 साल से क्यों रिलेट किया, आजकल तो बच्चे बचपन में ही सब कुछ जानते होते हैं। बोन के हिसाब से वोट नहीं होता, अरे यार तू भी यार, मतलब ग्रोथ लेवल 18 के ऊपर आके सही हो जाता है ऐसा, तो मेंसुरेशन, इसमें गणित कौन सी आ गई बे, तो वो 18 इयर्स का थोड़ी ना होता है कोई फिक्स, हो तो कभी भी हो सकता है। अच्छा, नहीं देखो भाई, लड़कों के दाढ़ी मूछे आने वाली उम्र भी ऐसी कोई वो नहीं है कि 18 पे ही होती हो, तो 18 का कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, नो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। यार कुछ होता तो होगा यार, दिमाग से है। 1 मिनट, कोई कुछ बता रहा है, हाँ, नहीं पर 18 ही क्यों, मैं ये बोल रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो इधर भी तो 2 साल कम कर दिया, 11 साल कर दी ना, नहीं 11 से कर दिया आजकल टीनेज। पर ये भाई 20 साल भी माना तो क्यों माना, वाई 20 इयर्स, मेरा बस ये बोलना है, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं, मेरा तो सवाल यह है कि 20 को क्यों माना, हाँ। दिमाग उसके बाद, क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी है क्या, मुझे तो लगा 18 तक तो दिमाग ग्रो ही नहीं करता, उसके बाद ही ग्रो करता है। ये बोल रहा है 18 के बाद ग्रो नहीं करता दिमाग, नहीं नहीं, कुछ तो गलत पता है इसको, ऐसे थोड़ी होता है। क्या, मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी कैसे पता सरकार को कि 18 में आ जाएगी, कैसी बातें करते हो यार, अभी इसको देखो, 18 साल में अभी बच्चा है, छोटा है, ये कोई, अच्छा ठीक है आ जाओ अब बस, बहुत बढ़िया, क्या बात बताइए, वाह, मेरे को क्या पता। हाँ जूलॉजी बॉटनी वालों से पूछना भैया ना, चेंज इन मोमेंटम, बातें बंद, डेल्टा पी माइनस, यार माइनस में तो मत दो यार, आंसर क्या कर रहे हो यार, 30,000, 40,000 फाइनल,
क्या फाइनल सही लिखा है? पक्का? इनिशियल लिखवा दो। तो डेल्टा पी बोलो। ये नहीं आ रहा है तुम्हारा? 40, 25, 30, 15 सब दे दिए तुमने आंसर। आपस में बातें नहीं, अब बाद में डिसाइड करेंगे 18 क्यों है ना? अभी इधर देख लो। हैं? अब वही बचाए बेटा सहारा बस एक हर चीज के लिए। हैं? चलो चलो सवाल करेंगे, आ जाओ। सुन लो, 2 किलो की बॉल है, यहां एक दीवार है, दीवार टूटती नहीं क्योंकि ये, इसे ना तो तोड़ के जाएगी और ना वेलोसिटी बदलेगी टकराने के बाद, स्पीड इसकी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी के ऊपर कमेंट नहीं कर रहे, क्या चेंज नहीं होगी? तो ये बाउंस बैक करेगी, सेम स्पीड से लौटेगी। आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। जीरो, जीरो, नंबर हो गए -1। हाँ, 200। हाँ, और कोई? 200, -200, 200 या -200? सोचो वापस। आपने पॉजिटिव डायरेक्शन ये मान रखी है ना भाई, और नेगेटिव डायरेक्शन ये मान रखी है, +200 -200, +200। आओ चलो देखें, क्या इनिशियली बॉल इधर जा रही है बेटा? तो पी इनिशियल क्या होगा? 2 × 50, कितना आ गया बेटा? 100 आई कैप। जल्दी बोलो, इधर जा रही है ना? पी फाइनल बोलिए। क्या यहां पर टक्कर खाने के बाद में बॉल ऐसी की ऐसी 50 से पलट गई पीछे? बहुत बढ़िया। क्या डायरेक्शन नेगेटिव है? -2 × 50, कितना आया बेटा? -100 आई कैप। अब बोलो बेटा डेल्टा पी। हाँ, तो अभी तो तुम्हारा सब कुछ पॉजिटिव आ रहा था। -100 आई कैप, -100 आई कैप, आंसर कितना हुआ? -200 आई कैप। नहीं आया समझ में? आपस में बतियाते रहोगे तो हो जाएगा फिर, है ना? अच्छे से हो जाएगा। नोट कर लिया है तो जल्दी करो, शर्म नहीं आ रही इसे नोट कर रहे हो, है ना? नोट कर रहे हैं इसको। कुछ कहना चाहता है? आ गया क्या सबका? चलो नेक्स्ट। ये छाप रहे हो मतलब बेशर्मो? डायग्राम बनाओ और खुद से कर डालो। 2 × 50 कर रहे हैं कैलकुलेटर से। तुम्हें तो बहुत दिक्कत आती होगी दुकानों पर जाके, जब वो बोलता होगा 94 रुपए दे दो, 94 रुपीज में तो तुम एकदम गिर ही जाते होंगे जमीन पे, भैया 100 ले लो। इसमें क्या घट के आएगा 94, मुझे नहीं पता। आप कितने रुपए वापस दोगे हमें, हम नहीं जानते हैं। फिर कैलकुलेटर आता होगा ठक 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 ठक। चलो, बहुत ही मतलब। देखो भाई, अरे यहां देखो भाई, सुनो, आपस में बातें आप बंद कर दो और यहां ध्यान दे लो, है ना? ऐसे उल्टे सीधे सवालों में लौट जाते हो फिर तुम लोग, ध्यान देना, बहुत आसान होता है ये सब। आपको एक बॉल दिया बेटा, बॉल का मास कितना है? m, बॉल जा रही थी v वेलोसिटी से, और ऐसा बोल दिया कि हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बना रही थी। कितना एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल से?
बॉल जिस वेलोसिटी से टकराती है उसी से चली जाती है। अभी कोई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह की बात नहीं हो रही है। तो अगर मान लो v से आके यहां टकराएगी, तो जब यहां से जा रही होगी तब भी इसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, v होगी। कोई शक? कौन सा एंगल थीटा होगा बता सकते हो? ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, ये वाला 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, थीटा। पहले बोलो ये बातें समझ में आ गई? एंगल दिख रहा है सबको? मैंने थीटा ये लिया है, और मास अगर बॉल का m है और वेलोसिटी v है, तो क्या इसके मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट्स हैं? इसका मोमेंटम क्योंकि वेक्टर है इसीलिए तो कंपोनेंट कर रहा हूं, जल्दी बोलो। यहां इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बेटा v cos थीटा, और यहां कितनी हो जाएगी v पक्का? जब इधर जा रहा था ये एंगल थीटा था, तो ये वाला भी थीटा था, तो ये 90 माइनस थीटा था, जल्दी बोल। तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, v cos थीटा। और ऊपर वाली क्या हो जाएगी, v, पहले बोलो ये देखने में कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताएंगे कि जब ये टक्कर खाएगी तो v cos थीटा वाला कंपोनेंट बदलेगा या v sin थीटा वाला? v sin थीटा वाला, क्योंकि वर्टिकल टक्कर है। y डायरेक्शन को चेक करेंगे, x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कितनी है, v cos थीटा। क्या सेम है, कोई चेंज है? अगर मैं बोलूं x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो क्या वो जीरो होगा? यहां पर भी v cos थीटा, यहां पर भी v cos थीटा, mv cos थीटा माइनस mv cos थीटा, आंसर विल बी जीरो। डायरेक्शन भी सेम है इसलिए। डायरेक्शन ऑपोजिट होती तो ऐड हो जाता जैसे पहले हुआ। बोलो हुआ कि नहीं? तो यहां पर हमने बोला कि सिर्फ जो y डायरेक्शन है उसी को कंसिडर करेंगे। बॉल जब यहां पर टकरा रही थी तो उसकी वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या थी, v sin थीटा। तो ये मोमेंटम क्या था बेटा, mv sin थीटा। और टकरा के जब जा रही थी तो भी कौन काम आया, sin थीटा। तो ऊपर का मोमेंटम भी क्या हुआ, mv। तो मुझे बता दो p फाइनल और p इनिशियल की वैल्यू कैसे लिखूंगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p फाइनल, माइनस या प्लस? अबे फाइनल तो ऊपर वाला है, ऊपर की डायरेक्शन क्या लेते हैं अपन, नीचे वाली। तो बोल क्या लिखेगा, mv sin थीटा j कैप। फाइनल तो ये है ना, ये वाला फाइनल वाला है बेटा, p फाइनल, समझे? और ये नीचे वाला कौन सा है, p जिससे टकरा रहे हो, नीचे आ रहे हो, v sin थीटा वाला, समझे? तो p फाइनल हो गया mv sin थीटा j कैप ऊपर वाला, और p इनिशियल क्या हो गया बोलो, माइनस mv sin थीटा j कैप। कोई शक? डेल्टा p जीरो नहीं है। जीरो क्यों बोल रहे हो बार बार, बार बार जीरो बोल रहे हो यार, कैसे लोग हो? फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस माइनस, आंसर बोलिए 2mv। बोलो सही। नहीं आया समझ? तेरे को आया? कौन सा पार्ट नहीं आया? नीचे वाला ये mv sin थीटा नहीं आया। इसकी वेलोसिटी नीचे क्या है, मास कितना है, m, तो मोमेंटम क्या होगा, वेरी गुड। और जब टकरा के गया तो वेलोसिटी कितनी है ऊपर, v sin थीटा, मास कितना है m, तो वापस क्या आएगा, अब मैंने वेक्टोरियली लिख दिया, ऊपर mv sin थीटा मतलब j कैप, और नीचे mv sin थीटा मतलब माइनस j कैप। ये देख माइनस j कैप और ये प्लस j कैप, दिखा? क्या थीटा चेंज होने पर आंसर विल चेंज? थीटा चेंज हुआ तो आंसर बदलेगा। अगर इस थीटा की जगह में ये वाला थीटा ले लेता तो क्या यहां ये थीटा आ जाता? बोलते भी नहीं हो। जहां साइन थीटा लिखा है क्या वहां कॉस थीटा आ जाता? डिपेंड करेगा। तो आपको थीटा सही देखना आना चाहिए, ऐसे रट मत लेना। कैसे बॉल टकराती है तो mv साइन थीटा होता है या 2mv साइन थीटा होता है, ऐसे रटना नहीं है। ठीक है भाई साहब, रट तो नहीं रहे हैं? पक्का? हाँ बोल दिया कर, है ना? सब ठीक है, पानी वानी पी रहा है आराम से? हाँ। एंगल कैसे लिए? अच्छा, ऐसे इमेजिन किया करो, ये थीटा है, इधर से है ना एक लाइन ऐसे खींच दिया कर। ट्राइंगल दिख रहा है तेरे को ये वाला, ये ट्राइंगल देखो, दिखा? तो अगर ये थीटा तो ये कितना दिख रहा है, तो ये क्या होगा? अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये क्या होगा? हाँ, फिर इसी तरह से इधर आ गए, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, या ये थीटा तो ये भी थीटा। थीटे थीटे ही तो लेना है।
ट्राइंगल समझ में आ गया ना कैसे बनाया अपन ने? हाँ हाँ, कौन सी? ये थीटा, ये थीटा, हाँ। ये कैसे सेम है? हाँ, ये वाली लाइन देख, इस लाइन को कंटिन्यू कर जा, ये लाइन एक ही है ना, इट इज अ स्ट्रेट लाइन जो ऐसे जा रही है। ये थीटा होगा तो यहां पर ये थीटा नहीं होगा, है? कुछ भी बोल ले। अरे जो तुमने नाम दे रखा है दे लो, नाम में क्यों फंस रहे हो? दिमाग लगाओ ना, ये तो बचपन की बातें हैं, वर्टिकली ऑपोजिट, ऑल्टरनेट, एडजेसेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग, इनमें क्यों फंस रहे हो? दिमाग लगा लो ना। अब अपने से कोई ये थोड़ी पूछ रहा है कि इस थीटा वन और थीटा टू का रिलेशन क्या है, बताओ ये कौन से टाइप के एंगल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग है कि वर्टिकली ऑपोजिट है कि ऑल्टरनेट है कि क्या है कि क्या है, ये थोड़ी पूछ रहे हैं। ये मत सोचो कि एडजेसेंट है कि क्या है, ये सोचो कि एंगल बराबर है या नहीं है। नाम में मत फंसा करो, कंसेप्ट में फंसा करो, फंसना है तो। नाम में कभी नहीं फंसना चाहिए अपने को, है ना? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ है, क्या करना है? मेरे को एफ बराबर एम ए लिखना आता है? अरे जल्दी बोल। सेकंड लॉ बोलते होंगे, मुझे क्या करना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं इक्वेशन देख के, बात खत्म। नाम में क्या रखा है ना? और ये बोलने वाले ने नीचे अपना नाम लिख दिया। पता है तुम्हें ये लाइन जिसने बोली थी, व्हाट्स इन अ नेम, बाय विलियम शेक्सपियर। एक तो लिख रहा है व्हाट्स इन अ नेम, और नीचे क्या लिख दे रहा है? बाय विलियम शेक्सपियर। अरे भाई, नाम में तो सब कुछ रखा है, ये तो सरनेम है जो पराया है। सब कुछ किसमें है? नाम में है। सरनेम अपना थोड़ी होता है, अपने को थोड़ी पता किसके घर में पैदा हो जाएंगे, पर नाम तो एक अपना है। सरनेम नहीं पता होता किसके घर पैदा हो गए, मित्तल, बिंदल, जिंदल, तायल, गोयल, पता नहीं किसके पैदा हो रहे हैं। नाम तो अपना ही है, सरनेम तो कुछ भी हो सकता है। अरे तुम्हें कोई गोद लेकर चला जाए, सरनेम बदल गया, नाम तो वही रहेगा। फिर तुम जाके सरनेम बदल लो, ये कर लो, वो कर लो, अब उसके अंदर क्या रखा है, पर नाम तो सेम रखोगे, नाम भी बदल लोगे? नाम भी बदल लेंगे सर। चलो हाँ, कॉस कंपोनेंट समझ नहीं आया मतलब? ये काम ही नहीं आएगा ना, इधर तो डेल्टा पी जीरो है बेटा, एक्स डायरेक्शन में। जीरो क्यों है ये नहीं आया समझ? आ गया ना? ये वेलोसिटी भी वी कॉस थीटा राइट में, ये वेलोसिटी भी वी कॉस थीटा किधर? राइट में, दोनों ही राइट में है, तो चेंज क्या होगा? जीरो, और बराबर भी है। ये जो डेल्टा पी निकाला है ये कौन सी डायरेक्शन में निकला है? वाई डायरेक्शन में। एक और क्वेश्चन दूं ऐसा, चलो करके दिखाना। एक मिनट यार, बातें क्यों चालू कर दी? हाँ हाँ, थीटा गिवन था, वेरी गुड, थीटा गिवन था, है ना, दे रखा था। चलो इधर देखो, थीटा जिधर से दे दें उधर से लेकर सॉल्व करना है बेटा, है ना? वी वेलोसिटी एम मास, जितने से टकराता है उतने से ही लौट जाता है। कितना आएगा? 2 mv या -2 mv cos थीटा? 2 mv cos थीटा या -2 mv cos थीटा? सोच लो। माइनस या प्लस? माइनस या प्लस? माइनस में बोल रहे हो? अच्छा, और कोई? बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं, पहले कंपोनेंट तो करने दो। आंसर निकाल दिए लोगों ने। अरे बहुत आसान है, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया बेटा? वी कॉस थीटा। कोई शक? देखो जब ये यहां पर टकराएगा, जब ये यहां पर टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी का ये कंपोनेंट काम आएगा या ये वाला? एक कंपोनेंट ये भी है ना बेटा, वी साइन थीटा, तो वी साइन थीटा काम आएगा या वी कॉस थीटा? परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेता है हमेशा, ऐसे याद रख। कौन सा लेता है? परपेंडिकुलर। क्या यहां पर भी हमने सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया है? तो यहां पर भी कौन सा कंपोनेंट लेना है? परपेंडिकुलर। एक सितारा बना के लिख लेना, ऑलवेज टेक
component perpendicular to surface. Always take component perpendicular to surface. समझ गए? चलो, तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? v cos थीटा, v sin थीटा। सर यहां तो v sin थीटा था। अरे थीटा भी अलग था, यहां थीटा देख इधर से लिया गया है। सर यहां भी तो थीटा इधर से ही लिया गया है, पर दीवार तो बदल गई। पहले दीवार नीचे थी, यानी फर्श था, फर्श, और अब दीवार वर्टिकल वाली है, ये वाली। आई बात समझ? तो चीजें चेंज हो जाती थी। आपको तो कंपोनेंट कर लेना है, देख लेना है कि दीवार के परपेंडिकुलर कौन सा है। वी कॉस थीटा है कि नहीं है? तो एम वी कॉस थीटा लूंगा। तो बोलो पी इनिशियल एम वी कॉस थीटा, सही है क्या? आई कैप लगा दूं चलेगा? ये वाला, ये वी कॉस थीटा वाला। और बेटा फाइनल ये वाला। चलो आओ इस वी के भी कंपोनेंट करें। जिसको थीटा देखना नहीं आता उन लोगों को बता दूं, ये थीटा है, ध्यान दो, ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट करो, ये कितना होगा? तो ये क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये भी क्या होगा? अगर ये थीटा आ गया तो ये भी क्या आएगा? देखो ये एक सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन में ये थीटा, तो ये भी नहीं आया समझ? ये कैसे हो गए थीटा? ये थीटा, ये कितना, ये कितना, ये परपेंडिकुलर लाइन है ना बेटा, 90 माइनस थीटा, और ये कितना होना चाहिए? थीटा, तभी तो 90 होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया डाउट आते हैं, तो मैं एकदम दिल खुश हो जाता है मेरा। पर कोई बात नहीं, हाँ ये थीटा समझ में आ गया ना? ये गिवन है कि जितने से टकरा रही है उतने से जा रही है, डायरेक्शन चेंज इस तरह से नहीं करती कि एंगल बदल जाए, हैं? हाँ, तो बोलो पी फाइनल, इसका ये कंपोनेंट बोलो वी कॉस थीटा, और ये वाला बोलो वी, बोलो वाई डायरेक्शन में कोई चेंज है क्या? वाई में चेंज है क्या? क्या वाई में हमेशा वी साइन थीटा दिख रही है? तो डेल्टा पी वाई डायरेक्शन का क्या होगा? 0। एक्स डायरेक्शन का लिखवा दो फाइनल, पी फाइनल एक्स, बोलो एम वी कॉस थीटा माइनस आई कैप लिख दूं, चलेगा? एक ही बात है ना? तो हमारे पास में डेल्टा पी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप। अरे जे कैप कहां से आ गया? तो हमारे पास डेल्टा पी कितना आ गया बोलो? एक्स डायरेक्शन में माइनस 2 एम वी कॉस थीटा। नहीं आया? कौन सा पार्ट नहीं आया? माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप, कौन सा? ये जो लिखा, माइनस क्यों हुआ? टकरा के इधर जा रही है ना बॉल, ये डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव, तो माइनस लगाऊंगा ना। क्या इसमें कहां लगाया माइनस? सीधा तो लिखा है, ये तो फॉर्मूला है ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये तो फॉर्मूले का माइनस है बे। अरे यार तुम, अरे जा रे हट नट कट, हाँ चल कोई बात। हाँ भी क्या बेटा? ग्रेविटेशन, जोर से बोल। ग्रेविटेशनल, एमजी नहीं लगा रहे यहाँ पे, बस चुपचाप जो दे रखा है वो देख ले अभी, है ना? एमजी लग भी रहा है तो भी ये कंडीशन है क्या बेटा? पी इनिशियल का पॉइंट थोड़ी होता है, हमेशा पी इनिशियल इधर ही है, हमेशा। किसी भी पॉइंट पर बना लो, चाहे यहां बना लो, यहां भी कंपोनेंट क्या होगा? वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, वेलोसिटी कोई चेंज थोड़ी ना हो रही है। ये वाला हमेशा पी इनिशियल और ये वाला हमेशा पी फाइनल, ऐसे फेंका था। चलो सॉल्व करना अगला सवाल। नहीं किया ये?
हो गया क्या? नहीं हुआ। चलो आगे। अरे यार बातें बंद। यहां ध्यान दो। बहुत दयनीय स्थिति है बेटा तुम लोगों की, पता है तुम्हें? और नहीं पता तो जान लो। और आज जाना घर पे, कांच देखना और अपने आप से सवाल करना कि तुम ही ऐसे क्यों हो। मजाक नहीं कर रहा मैं, आज सवाल करना और उसके बाद मेहनत करना शुरू कर देना। सवाल एक बार ही करना है बस। बार बार करोगे तो भी जवाब तो सेम मिलेगा ना, तो एक बार ही कर लेना। हर 5 मिनट में सवाल क्यों करना है? चलो। सेम वेलोसिटी से लौट के जा रही है। कैसे लौट के जा रही है? सेम वेलोसिटी के साथ। कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। डेल्टा पी 80 प्लस माइनस सब। जे कैप आई कैप समझ में आ गया? एंगल देख लो 53। दिख गया सबको? अच्छा 10 cos 53 कितना होगा? 3। हाँ बोलो ना। तो 3 का मतलब कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया बेटा? 8। क्या हो गया? नहीं आया समझ? कंपोनेंट कर लोगे। ये वाला हो गया 6, ये वाला कितना हो गया? 8। 6 और 8 वाले कंपोनेंट को ध्यान से देखोगे तो 6 काम का है 8। 6 काम का है 8। सरफेस हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल? ये सरफेस वर्टिकल होता तो क्या 6 काम का होता? सरफेस अगर वर्टिकल होता तो कौन होता काम का? 6 काम का। मेरा सरफेस कैसा है? कौन काम का? 8 काम का। क्लैरिटी? 8 वाला कंपोनेंट काम का, तो पी इनिशियल बोलो। मास कितना है बेटा? 5 किलो। 5 × 8 कितना आ गया? 40। क्या बेटा? माइनस जे कैप। तुम्हें समझ ही नहीं आया? अब जब टकरा के जाएगा तो ऊपर वाली ये वेलोसिटी क्या होगी बेटा? 10। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? छोड़ो ना एंगल निकालना, डायरेक्ट कर लो। अगर ये नीचे 10 से जा रहा है तो ऊपर भी कितने से जाएगा? 10 से। बोलो। नहीं नहीं 8 है। अरे वो नीचे 10 लिखा हुआ है ना यार, ऐसा लगा 10 है। हाँ भाई कितना हो जाएगा? 8। ठीक है। लो। तो 8 से ही ऊपर। जितने से नीचे टकरा है उतने से ऊपर जा रहा है, तो बोलो पी फाइनल। माइनस या प्लस? 5 × 8 वापस से आ गया 40। पर अब की बार क्या आया? अब डेल्टा पी नहीं निकाल सकते। कितना आएगा बोलो? 80 आ जाएगा ना जे कैप। 80 जे कैप जुड़ गए। समझ नहीं आया? अरे ये सब बहुत आसान चीजें हैं यार, ये मेरे को इतनी बार पढ़ानी पड़ रही है, मेरे को खुद को शर्म आ रही है। हैं? ऐसा क्यों कर रहे हो मतलब तुम मेरे साथ? ऐसे मत करो भाई। हो गया क्या? चलो आओ भाई। छाप रहे हो उसको? हैं? छाप। नहीं नहीं छापो छाप। रुका हुआ हूं मैं। समझ लो बेटा, एंगल कैसे हुआ, कंपोनेंट कैसे हुआ, समझो। समझ थोड़ी आया होगा ये। बहुत टफ सवाल है ये। इस सवाल को देख के तो प्राण निकल जाने चाहिए। चलो।
न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन लॉ का कौन सा नियम? दूसरा नियम। ये वो नियम है जो आप पूरे साल लगाते रहेंगे, और ये नियम पूरे साल आप लोगों के मजे लेता रहेगा। इसीलिए इस वाले रूल को लिखना सीख जाना। ये लॉ है, लॉ क्या है बेटा? ये लॉ। लॉ का मतलब हर जगह वैलिड या हर जगह इनवैलिड? कहीं कहीं वैलिड, कहीं कहीं इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, हाँ। लॉ और बहुत सारी चीजें होती है ना मतलब दुनिया में, तो ये एक लॉ है। ये क्या है बेटा? हर जगह वैलिड होगा ये जरूरी, अंडर स्पेशल कंडीशंस इसकी वैलिडिटी क्या हो जाती है? खत्म। ठीक है, तो जब हम लोग लॉ के बारे में बात करते हैं, सब लोग इधर ध्यान देंगे, जब हम किसकी बात करते हैं बेटा? लॉ के बारे में बात करते हैं, और वो भी किसका? न्यूटन का सेकंड लॉ। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी भी बॉडी पर जो फोर्स लग रही होती है, क्या लग रही होती है? नेट फोर्स जो किसी भी बॉडी पर लग रही होती है, वो चेंज इन मोमेंटम की जो रेट है उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देख पा रहे हो? डीपी बाई डी टी, यानी डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम, डी बाई डी टी ऑफ, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से हमें क्या मिलता है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? जल्दी से लिख लो। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एफ नेट इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। देख रहे हो ना फॉर्मूला? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स अस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है बेटा? ये जितनी भी फोर्सेस अपन लोग लिखते हैं, ये इंस्टेंटेनियस, उस पॉइंट के ऊपर, उस टाइम के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसके बारे में लिखते हैं। और अगर बड़े टाइम के लिए फोर्सेस डिफाइन करनी है तो क्या बेटा? एवरेज लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग जब एवरेज लिखते हैं तो एवरेज की वैल्यू क्या आती है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आती है? ये होती है बेटा एवरेज। ये क्या होती है? एवरेज। ठीक है, और अगर एक स्पेशल कंडीशन मान ली जाए, अगर क्या मान ली जाए? एक स्पेशल कंडीशन जिसमें मास को क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि एफ नेट की जो वैल्यू है वो हो जाती है बेटा डी बाई डी टी। मोमेंटम को क्या बोलते हैं? मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। और मास कांस्टेंट है तो क्या बेटा? बाहर आ जाएगा। मास कांस्टेंट के कारण बाहर आने से हमें क्या मिल जाता है? एम टाइम्स ऑफ डीवी बाई डी टी। और स्पेशल कंडीशन में डीवी बाई डी टी क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो आपकी नेट फोर्स किसके बराबर आ जाती है? एम ए के बराबर। मास कांस्टेंट होने पर, अदरवाइज मास कांस्टेंट नहीं होता है। हम मान के चलते हैं मास, अरे तू स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर तो मास चेंज हो जाता है। उसकी वैल्यू होती है m इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसमें m नॉट होता है आपका रेस्ट मास, m होता है आपका रिलेटिव मास, रिलेटिविस्टिक मास बोलते हैं इसको। पर इसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड से मूव करना पड़ता है। अब मान लो तुम v/2 से मूव करने लगे, मतलब c/2 से। c समझते हो ना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसके कंपेरेबल स्पीड से मूव करने लगो। मान लो v की वैल्यू दे दी मैंने तुमको 1.5 इंटू 10⁸ दे सकता हूं ना? तो 1.5 अपॉन 3 कितना हो गया? 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना हो गया? 1/2। 1 में से 1/2 घटाओगे तो कितना आएगा? पर 1/2 का स्क्वायर भी तो करना है, तो 1 माइनस 1/4 क्या बचेगा? 3/4। उसका रूट लोगे, उसका रूट लेके m की वैल्यू आएगी m नॉट अपॉन रूट 3/4। तो मास की वैल्यू चेंज हो जाती है जब आप
बहुत हाई स्पीड से मूव करते हैं। अपने केस में वेलोसिटीज क्या होंगी? 1000 मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा हुई तो, इससे ज्यादा नहीं होगी। और ये कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो ना, ये कितना लिखा है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिखा है ये। मतलब तुम अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलो और अर्थ के चारों तरफ घूमो, अपना हाथ ऐसे रखो और यूं कर दो, तो खुद ही को चांटा मार लोगे। अरे तुम्हें एक तो साला कोई ऐसी ज्ञान वाली बात कर दो ना, बावड़े हो जाते हो। तुम यहां खड़े हो और तुमने ऐसे चांटा बाहर निकाल रखा है अपना, चांटा है तुम्हारे हाथ का, और तुम इधर भागे अर्थ के सरकमफ्रेंस पे कितने से? सी से, यानी स्पीड ऑफ लाइट से। तो तुम जैसे हाथ यूं चलाओगे ना, यूं, खुद ही को चांटा पड़ जाएगा। लौट के यहां आओगे तो खुद ही का चांटा पड़ रहा होगा। क्या? हाँ, ऐसा ही लगेगा कि हाथ वहीं रह गया, मैंने खुद का ही चांटा मार लिया। यही तो खास बात है। हाँ, इसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है, सर रगड़ने से नहीं होगा यहां। सोच रहा कैसी बात कर रहा है ये मास्टर, कुछ तो गलत ही बता रहा होगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे किया कर तू, और दोनों किया कर ऐसे। घर जाके गर्म पानी में डुबो के बैठा कर पैरों को, आहा। एनीवेज, ये समझ में आ गया, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए अगर मैं लिखकर आप लोगों को बता रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? ये रिलेशन सही है गलत है? गलत है। असल रिलेशन तो ये है। क्या कर रहे हो सर? ये मजे ले रहे हो सर? एक ही तो बात है, हैं? एक ही बात है। कंसेप्चुअली समझो इस वाली बात को। फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आता है या एक्सेलरेशन से फोर्स आता है? फोर्स से एक्सेलरेशन आता है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन, तो क्या ये बात सही होगी? मैं बोलूं एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स के कारण आया है। एक्सेलरेशन किससे आया है? फोर्स के कारण आया है। फोर्स एक्सेलरेशन लाया है, ना कि एक्सेलरेशन फोर्स लाया है। अरे समझ रहे हो? पहले पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद झूला झूलने को मिलता है, यस और नो? या पहले झूला झूला देते हैं और बाद में दे देना भाई साहब पैसे, ऐसे होता है क्या? पहले टिकट लेकर जाते हो ना, पैसे कौन देता है? फोर्स। यहां से रिलेट करो, पापा हूं, इधर देखो, पापा। पैसे किसने दिए? फोर्स ने। समझ पा रहे हो? तब जाके ही तो झूला मिला। फोर्स अगर पैसे नहीं देता तो झूला झूलते? तो ए बराबर एफ बाई एम सही है या एफ इक्वल्स टू एम ए सही है? ए बराबर, कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं तेरे को, ये मत सोचना एक ही लिख के स्टाइल मार रहे। कंसेप्चुअली सोचना इस वाली बात को, तब आएगी समझ। पर तुम्हें ये सब चीजें क्या बतानी नहीं चाहिए, मैंने देख लिया, तुम यूं रगड़ने लगते हो। एक चीज लिख के बोलता है, क्या है इसमें? एम्स का सवाल है ये। ए बराबर एफ बाई एम या एफ इक्वल्स टू एम ए, विच वन इज राइट? है ना? और उन्होंने स्टेटमेंट लिख कर दिया, एक्सेलरेशन इज द कॉज ऑफ फोर्स या फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सोच लो अब। तो तुम्हें पता है ना कि फोर्स के कारण क्या आता है, तो ए बराबर एफ बाई एम सही होना चाहिए या एफ इक्वल्स टू एम ए सही होना चाहिए? आई बात समझ में? ऑल दो हम जब काम में लेते हैं तो इस इक्वेशन को लेते हैं, पर क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में? तो फिर स्टार बना के लिख लेना इसको, लिख के फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन आता है। फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन। सोच रहे हैं जिंदगी में क्या हो गया, आज तक एफ बराबर एम ए पे ही अटके हुए थे, कुछ तो जीवन में नया हो गया है ना? हाँ,
कुछ कह रहे हैं? है बेटा? बदलाव हो गया जीवन में? कुछ तो बदला बदला सा लग रहा है। आपके आने से, आपके आ जाने से। वो अंकल जी करते थे ना डांस, टिंग टिंग टिंग, हाँ? चले थे ना वो अंकल जी बीच में, क्या नाम था, गोविंदा वाले अंकल जी, है ना? टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग टिडिंग टिंग, है ना? चलो भाई, स्केलर है वेक्टर है? वेक्टर। डायरेक्शन, जहां फोर्स लगाओ वही डायरेक्शन सर। अबे चेंज इन मोमेंटम, कोई बोले फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? डेल्टा पी की डायरेक्शन में, जिधर मोमेंटम में चेंज आ रहा होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है। अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें, वो जो अपन ने मोमेंटम वाले क्वेश्चन किए थे ना, उनके थ्रू अभी तुम्हें समझ आ जाएगा फोर्स कहां लग रही है। यूनिट बोलो। हाँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकता हूं बेटा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या बेटा इसकी, न्यूटन होती है। जल्दी बोलो। ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन। और हम लोगों ने ऐसा सुना है कि 1 न्यूटन तब पैदा हुआ था जब 10 की पावर 5 डायन मरी थी। 1 न्यूटन कब पैदा हुआ था? जब 10 की पावर 5 डायन। तो 1 न्यूटन इज 10 की पावर 5 डायन। डायन समझते हो? डायन, जैसे ये जो एरिया है ना पीछे रेलवे स्टेशन वाला, ढकनिया, ये एरिया जो है ये डायनों के लिए फेमस था पहले। तुम यार, तुम्हें सही बात बताओ, समझते ही नहीं। इस जगह का नाम ढकनिया क्यों रखा पता है तुम्हें? क्योंकि यहाँ डायने थी, उन डायनों को हाड़ौती भाषा जो चलती है ना यहाँ पे, उसमें ढाकण बोलते हैं। ढाकण, क्या बोलते हैं? डाकण। तो वो डाकण से डकणिया बना। वो जो डाकणे थी ना, वो रात को निकलती थी। मैं कहां से देखूंगा, बहुत पुरानी बात है। नहीं नहीं, मेरे को ये सब देखने की जरूरत नहीं पड़ती अब, है ना? अरे तुम्हें सही में, अरे भैया मजाक क्यों करूंगा मैं? ऐसा कोई मजाक करते हैं क्या यार? नहीं करता भाई, मैं ऐसा मजाक नहीं करता। मैं कोई चीज आपको अगर ऐसी बताऊंगा तो वो फैक्ट बेस्ड होगी, ऐसे हवा हवाई में नहीं बताऊंगा, है ना? कई लोग ऐसे उड़ा देते हैं, झूठ बोल देते हैं, अपन ऐसे फालतू का झूठ नहीं बोलते हैं ना। झूठ बोलो तो काम का बोलो, जो किसी के काम है। अब भूतों के झूठ में किसके काम आ रहे हैं? भूतों के। तो ढकनिया नाम, तुम्हें नहीं लगता ढकनिया? तो ढाकणों से ढकनिया नाम हो गया इस जगह, ढाकण। वैसे कोटा का नाम कैसे पड़ा? नहीं पता? हाँ हाँ, उसको पता है, पता है। कौन था राजा? तुमने वो सुना है, गोटिया गोटिया? गोटिया सिंघम नहीं देखी? ए गोटिया, याद है? कोटा के अंदर एक ट्राइबल किंग था, आदिवासी राजा था, जिसका नाम था कोटिया भील। कोटिया, गोटिया नहीं, कोटिया। तो उसका नाम था कोटिया भील। कोटिया भील के नाम पर कोटा का नाम पड़ा। तुम्हारे यहां कौन था? कोटा मील? कोटा, अरे यार डस रहा है। एक कोटे की बात कर रहा है, कोटा, रिजर्वेशन वाला कोटा। ये समझ में आता है? चलो लिखो। अरे ये नोट कर लिया? डायमेंशन बता दो मेरे को जल्दी से। अरे डायमेंशन, MLT-2 लिख लिया क्या सब कुछ जो जो लिखा है यहां? जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फोर्स की और कौन सी यूनिट देखने को मिलती है आपको? केजी वेट, सुना है आपने? 1 केजी वेट। 1 केजी वेट का मतलब होता है बेटा 1 × 9.8 न्यूटन। 1 केजी वेट कैसे पढ़ते हैं बेटा इसको? 1 केजी वेट। अरे समझ गए? और 1 ग्राम वेट क्या होता है?
1 ग्राम वेट। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 980 लिख लो। 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 980 ग्राम सेंटीमीटर प्लस पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 ग्राम वेट क्या है बेटा ये? 1 ग्राम वेट, ठीक है। और एक गर्लफ्रेंड कितनी डायन के बराबर होती है? 980 डायन। मैं क्या करूं, फॉर्मूला है। इनको भी पता था कि जीएफ 980 डायन है, तो एक जीएफ 980 डायन के बराबर होती है। देख लो अब तुम। सर मुझसे एक डायन नहीं संभल रही, आधे तो मन में सोच रहे हैं एक डायन नहीं मिल रही। एक जीएफ कितने के बराबर? इसे बोलते हैं 1 ग्राम फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसे? 1 ग्राम फोर्स। पता लगे असल तो लिखा नहीं, जीएफ जीएफ याद रख लिया। एक जीएफ होती है 980 डायन के बराबर। आज पता लग गया। चलो तो फिर एक काम करो, वो होमवर्क जो दिया था वो निकालो जल्दी से। हाँ वही डीपीपी वाला। इसको अभी यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे। होमवर्क निकालो, फिर तुम डिस्कस ही नहीं करोगे। हाँ पहली डीपीपी हो गई थी ऐसा याद आ रहा है, दूसरा वाला करना था, है ना बेटा? कर ले, लाओ। सेशन नंबर 2। चलो, अरे बातें बंद। क्वेश्चन नंबर 1। तुम लोग प्रिंट आउट नहीं निकालते उसका? खुद के लिए निकाल लिया करो, है ना? कोई नहीं, नहीं भी निकालते तो कोई बात नहीं। हाँ भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे में डाउट है? सवाल तो दिखा दो। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, टेक 5 सेकेंड टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अच्छा सुनो, ये जो 5 सेकेंड लग रहा है, चौथा है ना ये? अरे यार आपस में मत बतियाओ। ये जो बेटा आपके पास में 5 सेकेंड लग रहा है ऊपर जाने में, तो नीचे आने में भी कितने लगेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो। 10। अरे यार, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? यहां 5 सेकेंड में हो तो 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लूं। ऑल दो ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता, मैंने ऐसे ही कर दिया है, ठीक है। फिर 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ये 0। तो इक्वल डिस्टेंस किस में चलेगा? 0 से 1 और 9 से 10। देख लो आंसर। 1 से 2 और 8 से 9। हाँ, 1 से 2 8 से 9, तो ये दोनों बराबर है ना? पहला सेकंड और आखिरी सेकंड। क्या हो गया इसमें? हाँ, तो डिस्टेंस ही तो, मैग्नीट्यूड लिखना है ना बेटा। डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो ही नहीं सकता, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा, तो इसलिए डिस्टेंस की बात हो रही है। इसमें क्या समझ नहीं आया जो पूछ रहे थे वो लोग? हाँ, अब आ गया समझ? क्या नहीं आया बेटा बोलना। हो गया? तेरे को आ गया समझ में? तू ये गलती कर रहा होगा कि फर्स्ट को 0 से 1 ना लेके 1 से 2 ले रहा होगा, तो ये दोनों और ये दोनों बराबर नहीं है बेटा, ठीक है ना? अगला बोलो भाई। 5 6 6 6 6 6 कहां चला गया?
हाँ, अब बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड विद रेस्ट। चलो इधर देखो भाई, गुब्बारा उड़ा, रेस्ट से उड़ा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 1 सेकंड में, जल्दी बताओ। 2 मीटर पर सेकेंड। भाई गुब्बारा 2 मीटर पर सेकेंड से उड़ रहा था ना, पर सेकेंड स्क्वायर से, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी 2। तो इस समय गुब्बारे की वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से अगर आपने, आपस में बातें नहीं, किसी चीज को फेंका मतलब छोड़ा, तो वो वाली चीज ऐसे जाएगी और ऐसे लौट के आएगी। ये चीज ऊपर कितने से जाएगी 2 से, और ये चीज आ जाएगी ग्रेविटी के इफेक्ट में। जल्दी बोलो। अब आप ये निकालोगे कि बलून ने हाइट कितनी अचीव कर ली, तो उसके लिए क्या करोगे, h=12 GT²। बोलो कितना आ जाएगा, 12 × 10, नहीं 2 जी थोड़ी a, एक्सेलरेशन है ना बेटा इसका 2, तो 12 × 2 × 2 का स्क्वायर, 2 या 1, 1 का स्क्वायर, 1 सेकंड है ना टाइम, 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 मीटर। 1 मीटर ऊपर बॉल को छोड़ा तो बेसिकली टावर बन गया। टावर से ऊपर बॉल कितने से जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, और लौट के आ रही है, और टावर की हाइट कितनी है, टाइम नहीं आता है निकालना, आता है ना 7। हाँ क्या, फोर्थ का आंसर यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बराबर है, ये वाला और ये वाला 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 बराबर है। अब आंसर चेक कर ले। अरे डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, डिस्प्लेसमेंट में तो साइन लग जाएगा, तो बराबर कैसे हो पाएंगे, डिस्टेंस तो कहां चेंज हो रहा है, जितना इतनी देर में चला उतना इधर इतनी देर में चला, जो यहां इतनी देर में चला उतना इधर 1 सेकंड में चला, जो ये 1 सेकंड में चला वो ये 1 सेकंड में चला। हाँ, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट बराबर है, 2 से 3 जितना चला उतना ही 7 से 8 चला। डिस्टेंस पूरा नहीं लेना, 1 1 सेकंड का लेना है, ऑप्शन तो देखा कर। ठीक है, अगला बोलो, 6 के बाद 7, 5, 5 क्या है, ball is dropped from a bridge above a river. After the ball has been falling for 2 seconds, second ball is thrown straight down after it. Initial velocity of second ball so that it hit the water at the same time. मैंने क्लास में करवाया, एक ले लो टी, एक क्या ले लो, कितनी देर में फेंका है उसे। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टी मान लिया, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट टी मान लिया पहली बॉल का, तो दूसरी बॉल का कितना ले लूंगा t-2। क्लास में करवाया है, इस पे लिख दे 5वें पे क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास का इलू 5 पे लिखो, इलू लिखो, रीड क्लास नोट्स। क्लास में कराया मैगी, मुझे याद है अच्छे से मैंने कराया है, एक बार पढ़ के देखना उसे। 7 8 8 को याद कर लीजिए, रिजल्ट GT1+T2/2, हमेशा यही होता है, रिमेंबर दिस रिजल्ट। 8th क्वेश्चन में रिजल्ट को क्या करना है बेटा, याद करके रखना है, स्टार बना लो इस वाले रिजल्ट पे। बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड वर्टिकली अपवर्ड्स, इज एट सम हाइट एट टाइम T1 एंड T2। देखो इसको याद रखना, 12 GT1+T2, ये बोल रहा है ये एक ही हाइट के ऊपर है, एक बार टाइम T1 पे और एक बार टाइम, तो ये रिजल्ट है, इसे याद रखना है। ठीक है, 12 GT1+T2/2, अच्छा हाफ तो पहले ही बोल दिया, ठीक है, GT1+T2/2। अगला 9 नहीं आया, बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 52 फ्रॉम द ग्राउंड passes twice a point at height h above an interval of 10 सेकेंड। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा इसका 2u/g, बोलो ना, 52 दे रखा है ना बेटा, बटे 10 कितना आ गया 10.4 सेकेंड्स, सही है। अब बोल रहा है कि पॉइंट को पास करने में इसे 10 सेकेंड लग रहा है, बोलते ही नहीं हो, पॉइंट को पास करने में कितना टाइम लग रहा है बेटा इसे
10 सेकंड लग रहे हैं ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बोलो सही है ना? तो अपने को क्या निकालना है? अपने को क्या निकालना है? हाइट निकालनी है कि इस वाले पॉइंट की हाइट क्या होगी, यही तो बोल रहे हैं, बोलते भी नहीं हो। तो अपने पास जो टाइम है वो 10 सेकंड का है। हाँ, 0.2 सेकंड बच जाएगा ना इसमें, दोनों पार्ट में। भाई अगर आप 10.4 में से 10 निकालोगे तो 0.4 सेकंड बचेगा। अरे इधर ध्यान दो, ये 0.4 सेकंड कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा? 2, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि 2 पॉइंट को क्रॉस करने में 10 सेकंड लग रहे हैं, तो बचा हुआ टाइम कितना है? 0.2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसके 2 टुकड़े हो गए, 0.2 सेकेंड्स और 0.2 सेकेंड्स इक्वली डिवाइड किया है अपॉन 2। क्या किया है अपन ने? इक्वली डिवाइड किया है। अब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? अपने को हाइट निकालनी है कि ये वाली हाइट कितनी थी। तो याद करो, मैंने एक रिजल्ट बताया था T1 T2 की प्रोपोर्शनैलिटी, पर वो किसमें बताई थी मैंने? प्रोजेक्टाइल में। ऐसी ही एक प्रोपोर्शनैलिटी आपकी मोशन अंडर ग्रेविटी में लगती है, जो होती है 2h/g के बराबर। टाइम जो लगता है ना सेम हाइट को क्रॉस करने में, उसके हिसाब से। तो T1 T2 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2h/g। इसके अंदर वैल्यूज डालो और उत्तर पाओ। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, सॉल्व करो भैया। देखो सॉल्व तुमको करना है, मुझे नहीं। 10 10 10 बताना है। 10 में क्या हो गया बेटा? वेलोसिटी दे रखी है ना हाइट h के ऊपर, क्या दिक्कत आई बता? When a particle is thrown vertically upwards, its velocity at 1/3 of its maximum height is 10√2. Maximum height attained by it. मान ले h हाइट तक जाता है और यहां हाइट कितनी हो गई? h/3। तो तुम यहां से यहां तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। कौन सी? v² - u² इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी यहां क्या ले लोगे? 0। और s कितना ले लोगे? 2h/3। यहां से लगा रहा हूं मैं, यहां से यहां तक। तो आसान कर दिया ना मैंने? हाँ करवाया है, कोई बात नहीं। 11 बताना है। वाटर ड्रॉप्स फॉल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम अ टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। 5 मीटर की ऊंचाई पर एक नल है, यहां से पानी की बूंदें जो हैं बेटा वो गिरती हैं। अब क्या बोल रहे हैं? थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट एन इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस द ग्राउंड। पहली बूंद यहां गिर चुकी है, दूसरी कहीं हवा में होगी और तीसरी निकल रही है। इनके गिरने का रेशो क्या होता है? 1 3 5 7 9, याद है? 1:3:5:7:9, याद आ रहा है? इस रेशो के हिसाब से चलें तो 5 मीटर को कितने हिस्से में बांट लूं? अरे 1 और 3, तो 1 और 3 का मतलब 4x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 बाय कितना आया? 1.25। नहीं आया भाई, 4 हिस्सों में बट गया ना। 1:3, 1:3, तो टोटल हिस्से कितने हुए? 4। एक के पास एक हिस्सा, एक के पास 3 हिस्से 5 में से। तो कितने हिस्सों में बांटना है 5 मीटर को? 4 हिस्सों में। यस और नो? 4 हिस्सों में बांटोगे तो एक हिस्सा अगर तूने x का मान लिया तो 4x को 5 के बराबर कर दूं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? अब देख लो कहां पर मौजूद था। 3 हिस्से हो गए ना। 3 हिस्से कितने हो गए? 3.75। अपने को ग्राउंड से निकालना है, तो ग्राउंड से कितना आएगा? 1.25। 3 हिस्से कितने के हुए? 3x। कितना होगा? 3.75 होगा ना बेटा। आपको ग्राउंड से निकालना है। ये टोटल कितना है? 5। ये कितना है? 3.75। तो ये कितना हो गया? 1.25। 12 हो गया। चलो तो अगली डीपीपी अगली क्लास के अंदर ग्राफ वाली डीपीपी है, ध्यान से करना, ठीक है? हाँ क्या उल्टा हो गया? अपने को अच्छा 1:3 करना है ना। 1:3 करना है, तो ये तो हो गया आपका कितना? 1.25। तो ग्राउंड से कितना आ जाएगा बेटा? 3.75। ठीक बात है, बिल्कुल सही।
अपन ने नीचे की जगह ऊपर से कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा, ये और ये 1 तो ये होगा, और ये कितना होगा 3। ठीक है, चलो भाई क्या क्या पढ़ा एक बार बता दो। फर्स्ट एंड सेकंड लॉ और प्रैक्टिस और सेशन 2 है ना। चलो भाई, बाय बोलो सब लोग, बाय बाय।